तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों, और मन लगा के पढ़ रहे होंगे दोस्तों। आज आप लोग के लिए मैं दोस्तों ये ट्यूटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ दोस्तों। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी साथी जुड़ गए होंगे। तो आज शुरू करते हैं दोस्तों ये ट्यूटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि प्रवीण सर जो बीपीएससी सिलेक्टेड ऑफिसर है दोस्तों, उनके द्वारा बनाया गया सेट है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा सेट है। तो आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। तो दोस्तों आते हैं आज के सेट के क्वेश्चन नंबर 1 पे। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत हैं। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है दोस्तों। कहाँ से मिलता है दोस्तों? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों? तो वह दोस्तों राजस्थान में दोस्तों, राजाओं की भूमि पे है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? तो अशोक द्वारा जो कलिंग का युद्ध है दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था दोस्तों। कितना? 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कलिंग जो जगह है दोस्तों कहाँ पे है? उड़ीसा में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो चारागाह के जो अध्यक्ष थे उसको विविता अध्यक्ष कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? तो विविता अध्यक्ष कहा जाता था दोस्तों। अर्थशास्त्र में जो है दोस्तों 26 प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विविता अध्यक्ष कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था दोस्तों? तो गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गुप्त काल में पुग जो है दोस्तों न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, न्यायालय को कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो हर्षवर्धन से संबंधित कौन सी रचना नहीं है दोस्तों? तो काव्य दर्शन से जो है दोस्तों हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। और आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो मंदसौर अभिलेख जो है दोस्तों उसका संबंध जो है दोस्तों यशोवर्मन से है। किससे है दोस्तों? तो यशोवर्मन से है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने मार के दोस्तों एकदम गर्दा उड़ा दिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी दोस्तों? कह रहा है कि विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी दोस्तों? तो वो जो अपनाई थी दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनाई थी दोस्तों। खिलजी वंश का जो है दोस्तों एक तरह से संस्थापक था दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों। और इसका कहना था कि दोस्तों मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ दोस्तों, और मेरा मुसलमानों को रक्त बहाने का मेरा भी इच्छा नहीं है दोस्तों। और दोस्तों एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी का ये जो था दोस्तों चाचा भी था और ससुर भी था दोस्तों। इसी के बेटी से अलाउद्दीन खिलजी जो है उसी को मार के गद्दी में बैठा था और उसके बेटी से शादी कर लिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा आरंभ किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सैनिकों को नगद एकदम वेतन देने का प्रथा आरंभ किया था दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन है? तो है दोस्तों शंकराचार्य, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी दोस्तों? बताइए। तो न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किसने लगवाई थी दोस्तों? तो जहांगीर ने लगवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आपको पूरा समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था दोस्तों? तो इतिहासकार लेन पुल ने दोस्तों दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था दोस्तों, छोटा अकबर कहा था। बातें हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? ये थे दोस्तों गुरु हरगोविंद थे दोस्तों। कौन थे? गुरु हरगोविंद जो थे दोस्तों सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किए थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव थे, ध्यान रखिएगा। और सिख के 10 गुरु हुए हैं, और लास्ट गुरु जो थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म जो है दोस्तों पटना साहिब में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों? तो किसके शासनकाल में की थी दोस्तों? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों। देवराय द्वितीय के शासनकाल में
अब्दुल रज़ाक जो है दोस्तों विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों। विजयनगर जो है दोस्तों साउथ में जगह है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो बांडीवास का युद्ध जो है दोस्तों 1760 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? फ्रांस और अंग्रेज जो है अपनी वर्चस्वता साबित करने के लिए दोस्तों ये इस युद्ध को लड़े थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बांडीवास का युद्ध फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुआ था। और इस युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेज का वर्चस्व जो है दोस्तों भारत में बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। बात है क्वेश्चन नंबर 16 पे, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो उस समय मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह था। कौन था? तो मोहम्मद शाह था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो अहमद उल्ला ने किया था दोस्तों। अहमद उल्ला ने दोस्तों फैजाबाद में दोस्तों क्या किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, किस इतिहासकार ने, किस हिस्टोरियन ने दोस्तों बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी है दोस्तों? तो यह है के.एम. पानिक्कर दोस्तों। क्योंकि इस जो एरा है दोस्तों 7 साल में दोस्तों बहुत ज़्यादा आर्थिक लूट हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसलिए के.एम. पानिक्कर ने दोस्तों कहा था कि कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी दोस्तों, इस कालखंड को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये लिखे थे दोस्तों रमेश चंद्र दत्त ने। किसने? रमेश चंद्र दत्त ने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को समय मिल रहा है दोस्तों, बताइए। तो यह है दोस्तों 1813 का नियम। 1813 का जो अधिनियम है दोस्तों, इसके तहत जो है दोस्तों भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया उस समय खर्च करने का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो आत्मीय सभा का जो गठन है दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1814 ईस्वी में और 1828 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज का गठन किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सर सैयद अहमद खान थे दोस्तों। क्या कौन थे दोस्तों? सर सैयद अहमद खान थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे, पागलपंथी विद्रोह का किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो इसको दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, बीपीएससी थोड़ा ज़्यादा इसको टारगेट करती है। तो पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो करम शाह के नेतृत्व में हुआ दोस्तों। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे, सन 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था दोस्तों? तो किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था दोस्तों। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दोस्तों पारित हुआ था। और दोस्तों 1881 में यह अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस माध्यम से दोस्तों 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1881 का जो प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, इसके तहत दोस्तों 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और यह दोस्तों इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो अफ्रीका में दोस्तों इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखे दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था दोस्तों? तो किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वह दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। उन्हें दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दोस्तों क्या कहते हैं प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर दोस्तों, मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था दोस्तों? तो कब किया गया बताइए? तो ये किया गया दोस्तों 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को दोस्तों। इसका डेट भी ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और कौन किया था दोस्तों? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने दोस्तों किंग्स फोर्ट पर बम फेंक दिया था दोस्तों, ठीक है। हालांकि जिसको मारना चाहे वो जो है, तो दोस्तों क्या हुआ, जो 1908 में बम फेंका था प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस, तो किंग्स फोर्ट को मारना चाह रहा था दोस्तों, तो वो तो बच गया दोस्तों किस्मत से, लेकिन केनेडी के पत्नी का दोस्तों मृत्यु हो गया और उसके पुत्री का भी हो गया था। बात है क्वेश्चन नंबर 29 पे, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था दोस्तों दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? तो थे दोस्तों सैयद हैदर रजा।
सैयद हैदर रजब जो है दोस्तों दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे, किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो वह दोस्तों दादा भाई नौरोजी है। और ये दोस्तों इन्हें भारत का महान वृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है दोस्तों, वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। और ये जो थे दोस्तों पहला ऐसा व्यक्ति थे जो ब्रिटेन में जाके ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके दोस्तों चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है दोस्तों? तो कौन सी घटना बाद में घटित हुई है तो बताइए। तो इसमें दोस्तों आप आ जाते हैं डिटेल में, इसका अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है अपना असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन जो है दोस्तों 1923 ईस्वी में हुआ था। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा ही दोस्तों वहाँ पे हुआ था 1918 में गुजरात में दोस्तों। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था दोस्तों। तो इसके हिसाब से दोस्तों सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? तो वो हुआ दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन होना जो 1923 में हुआ था। बात है क्वेश्चन नंबर 32 पे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपने सर की उपाधि का त्याग कर दिया था दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? किसको सर की उपाधि मिला था पहले ये बताइए। पहले पता होना चाहिए कि सर की उपाधि किसको मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए दोस्तों? तो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, गीतांजलि के कृति के लिए। तो उसको क्या किया था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वो अपना सर का उपाधि जो दोस्तों नाइटहुड का उपाधि जो है लौटा दिए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों के बीच शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था दोस्तों? देखिए दोस्तों फिर इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, बात अब ध्यान से सुन लीजिए। प्रथम जो है दोस्तों गांधी जी द्वारा सत्याग्रह जो है चंपारण था। प्रथम सत्याग्रह चंपारण था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रथम जन आंदोलन कौन था दोस्तों तो असहयोग आंदोलन था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्यों? इस बात को ध्यान रखिए, प्रथम जन आंदोलन पूछा गया है तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगर आपसे प्रथम सत्याग्रह पूछा जाता तो हो जाता चंपारण सत्याग्रह। ध्यान से दोस्तों इस कंफ्यूजन को दिमाग से हटा लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर दोस्तों रखा गया था तो बताइए। तो वो थे दोस्तों लॉर्ड इरविन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड इरविन के दिमाग का ऊपर था दोस्तों कि साइमन कमीशन से दोस्तों भारत में मतलब साइमन कमीशन में एक भी सदस्य जो भारतीय नहीं था, सारा का सारा गोरखा था दोस्तों, गोरे थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 6 साल चला था दोस्तों, 1945 तक चला था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ शुरू हुआ? तो 1914 तक शुरू 1414 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तृतीय विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला जो आता है लॉर्ड रिपन जो है कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी जो है, ये क्या दोस्तों? ये जो है दोस्तों सही नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कम्युनल अवार्ड जो है दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन के समय में दोस्तों कार्यकाल में दोस्तों घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं लॉर्ड रिपन जो है दोस्तों कम्युनल अवार्ड को घोषित नहीं किया था। ये जो है आया था दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में 1931 से 36 ईस्वी में रहा था, उसके शासनकाल में आता दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ये आपका आंसर सही है क्योंकि निगेटिव पूछा जा रहा है। लिनलिथगो दोस्तों 1940 ईस्वी में था, ध्यान रखिएगा। डलहौजी जो है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति का सिद्धांत डलहौजी लाया था। और चेम्सफोर्ड जो है दोस्तों द्वैत शासन लाया था 1917 ईस्वी में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 पर, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। श्यामलाल गुप्ता प्रसाद के द्वारा लिखा गया दोस्तों। झंडा गीत कौन है दोस्तों? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व, ठीक है दोस्तों। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है दोस्तों हमारा झंडा गीत है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है दोस्तों? ठीक है, डीएनए आधारित वैक्सीन है दोस्तों। तो कौन सी होगी दोस्तों? तो जायकोव डी होगा दोस्तों। जायकोव डी जो है दोस्तों क्या कहते हैं एक कोविड-19 का वैक्सीन है जो डीएनए आधारित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 पे, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो कौन सा ऑपरेशन जो दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो वो है दोस्तों नाफेड, ध्यान रखिएगा। नाफेड जो है दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40 पे,
आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है दोस्तों? तो आर्थिक जो सर्वेक्षण है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा पारित होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पारित होता है। बात है क्वेश्चन नंबर 41 पे, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है दोस्तों, किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है दोस्तों? तो किस आयु के बच्चे में? 6 से 14 साल के बच्चे में दोस्तों शिक्षा को प्रोत्साहित करना जो है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वो कहलाते हैं दोस्तों खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 पे, निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है दोस्तों? बताइए, गरीबी में कौन काम आता है दोस्तों? तो है आलू। ठीक है दोस्तों, आलू जो है एक ऐसा सब्जी है दोस्तों सब में मिल जाता है। एक कहावत है ना दोस्तों, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो उसी तरह आलू है दोस्तों हर सब्जी में मिल जाता है। तो जिसमें घुट मिलता है उसी का कैरेक्टर ही ढाल लेता है। तो इसी तरह से इसको आप गरीब का मित्र कह सकते हैं, ये फ्रेंड ऑफ पुअर्स कह सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो दबा के पढ़िए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, सेट बनाइए दोस्तों, और बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए अगर वेतनमान का टीचर बनना है तो। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो वह अपना भारत की राजधानी नई दिल्ली में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। गांधीनगर में दोस्तों है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना जो है दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? तो इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1985 इसमें हुआ था दोस्तों। इसमें जो है सदस्य कंट्री कितने हैं आप कमेंट में कर सकते हैं। वैसे मैं दोस्तों आपको बता भी देता हूं क्योंकि इसका जो है पूछा जाता है, इसको दक्षेश भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो सदस्य कंट्री है भारत है अपना, ठीक है, और अपना सबसे प्यारा कंट्री जिसके साथ हमारा सबसे प्यारा संबंध रहता है हमेशा वो है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान है दोस्तों। ध्यान रखिए, मोटा मोटी सब जो अपना पड़ोसी है दोस्तों इस सार्क कंट्री में है। सार्क का फुल फॉर्म भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1985 में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर, एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, इसका मुख्यालय जो दोस्तों कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू में, नेपाल की जो राजधानी है दोस्तों वहाँ पे दोस्तों क्या है इसका मुख्यालय है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है, तो सही है बात दोस्तों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो मेनर हिम रेखा दोस्तों, मेनर हिम रेखा का जो है दोस्तों किसके बीच है? तो मेनर हिम रेखा जो है दोस्तों रूस एवं फिनलैंड के बीच है, ये भी सही है दोस्तों। हिंडनबर्ग रेखा जो है दोस्तों जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है, ये भी सही है। मैगीनोट रेखा जो है दोस्तों फ्रांस एवं स्पेन के बीच है, क्या ये बात सही है? तो ये सही नहीं है दोस्तों। मैगीनोट रेखा जो है दोस्तों फ्रांस एवं स्पेन के बीच नहीं है दोस्तों, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच है, तो ये गलत हो गया आपका, इसको मार दीजिए, टिक कर दीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47 पे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपके तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? आपके तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48 में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो यह दोस्तों 21। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49 पे, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो यह दोस्तों एमएफ दोस्तों हाइड्रा होगा दोस्तों। एमएफ हाइड्रा जो है दोस्तों दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया दोस्तों? तो किस महासागर में गिराया? तो वो है प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे, सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? तो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ध्यान रखिएगा फिजी के बने हैं दोस्तों। ठीक है, फिजी के बने हैं।
अब इसका दोस्तों राजधानी वगैरह भी देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिजी की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो सुबह है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है दोस्तों। न्यूजीलैंड की राजधानी आपको पता है दोस्तों क्या है, वेलिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के जो विजेता है दोस्तों कौन है, नोवाक जोकोविच है दोस्तों। कहाँ से, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों लॉन टेनिस खेलता है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है। 3 खिलाड़ी का नाम तो आपको याद रहना चाहिए मुँह पे, एक है नोवाक जोकोविच, दूसरा है राफेल नडाल और तीसरा है रोजर फेडरर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राफेल नडाल जो है दोस्तों स्पेन से है, नोवाक जोकोविच जो है दोस्तों सर्बिया से है, ध्यान रखिएगा। और रोजर फेडरर जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड से, इसके जगह का भी नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही टॉप लेवल का खिलाड़ी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है, तो वो है दोस्तों, बताइए कौन है, तो वो है दोस्तों, आप बता सकते हैं, ऑप्शन लिखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा आपका आईआईटी कानपुर दोस्तों। आईआईटी कानपुर जो है दोस्तों, आप कृत्रिम हृदय बनाने के लिए सफलता हासिल कर लिया। आप किसी का दिल टूटेगा दोस्तों तो वो नया दिल लगा सकता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों, तो वह है 2047। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों में, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जरूर सेट को देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 55 जो है दोस्तों, मृदु ऊतक एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो सरल ऊतक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंपल टिश्यू है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, निम्न कथनों पर विचार करें दोस्तों, ठीक है। अच्छा आइए कथन पर विचार कर लेते हैं। कह रहा है दोस्तों कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है दोस्तों। आपको चेक क्या करना है, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन जो है सही है, तो सही चेक करना है दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस चेक करना है। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ठीक है दोस्तों। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, ध्यान रखिएगा, फंगी में नहीं होता। मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है दोस्तों, मशरूम क्या ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, नहीं आता है दोस्तों। शैवाल जो है संवहनीय पौधा है दोस्तों, ये भी नहीं, गलत है दोस्तों। क्या कहता है ऑप्शन 4 जो कहता है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन 1 और 4 जो है दोस्तों सही है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं आपका आंसर जो होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 पे, कह रहा है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, तो अगर आप दूषित पानी पीते हैं दोस्तों, प्रदूषित पानी पीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस से बचिए। मलेरिया तो आपको पता है दोस्तों मच्छर कटवाने से होता है। टिटेनस दोस्तों वही क्या कहते हैं, कहते जंग वाला जो कील वगैरह घुस जाता है, इसलिए मोटापा तो आपको पता ही दोस्तों किस कारण से होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 पर, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, एंथ्रेक्स जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, इससे होता है दोस्तों बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे, रसांकुर पाया जाता है, रसांकुर किस में पाया जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, रसांकुर किस में पाया जाता है, तो रसांकुर जो है दोस्तों आपकी छोटी आंत में पाया जाता है। रसांकुर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, 60 कह रहा है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है दोस्तों, तो किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61 पे, जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोस्तों 7 स्टार मार लीजिए, तो इसको कहा जाता है दोस्तों सीरम, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। यह जो है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है दोस्तों, क्या है, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे दोस्तों, एस्ट्रोजन स्रावित होता है दोस्तों, तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, बताइए, तो अंडा से स्रावित होता है दोस्तों, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, तो अंडा से स्रावित होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंडाशय के द्वारा जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोस्तों मतलब ये दोस्तों एक तरह से फीमेल हार्मोन है, और महिला जेंट्स में दोस्तों टेस्टोस्टेरोन होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, क्या बनता है दोस्तों, बताइए, तो बनता है दोस्तों जाइगोट बनता है, क्या बनता है दोस्तों, जाइगोट बनता है, ध्यान रखिएगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है दोस्तों, तो जाइगोट बनता है दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो है दोस्तों 7 है दोस्तों, 7 है, कौन कौन है बता देता हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए, लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, समय
और इसी तरह से और भी 3-4 है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, निम्न में से कौन-सा कथन जो है असत्य है दोस्तों? तो असत्य मतलब झूठा कथन कौन-सा है दोस्तों? तो बताइए कौन-सा है? कहता है कि दूरी में केवल परिमाण होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? दूरी में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। विस्थापन अदिश राशि है। नहीं दोस्तों, विस्थापन अदिश राशि नहीं, विस्थापन क्या सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दिशा भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं। नहीं दोस्तों, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि दूरी में केवल परिमाण होता है दोस्तों। तो दूरी में क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। दूरी में क्या होता है दोस्तों? केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूरी में क्या होता है? केवल परिमाण होता है दोस्तों, दिशा नहीं होता। विस्थापन में दोस्तों दिशा और परिमाण दोनों होता है, और विस्थापन के दौर को त्वरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो असत्य केवल क्या होगा? 65 का ए हो गया। अब आते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें दोस्तों। क्वेश्चन का 66 नंबर दोस्तों, यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता तो वह बल कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? तो संतुलित बल कहलाएगा। इसको मैं समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे आपको जो है जितना ताकत से बायां मतलब हाथ से कोई खींच रहा है, उतना ही ताकत से आपको दाएं हाथ से खींचेगा तो क्या होगा दोस्तों? संतुलित बल मतलब बैलेंस्ड फोर्स लगेगा। तो दोस्तों क्या होगा? आपके जगह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आपके शरीर में कोई त्वरण नहीं होगा, मतलब कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य होगा दोस्तों? तो कौन सा कथन सत्य होगा बताइए? तो होगा दोस्तों, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। किसका सिद्धांत है दोस्तों? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 67 का सी, और इसको 7 स्टार मार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। वस्तु का भार जो है दोस्तों उत्प्लावक बल से अधिक होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है दोस्तों। किस मीडियम से किस मीडियम में जाता है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब दोस्तों प्रकाश जाता है तो क्या होता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसको दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मतलब कब होता है दोस्तों? जब डेंस से रेयरड मीडियम की ओर जाता है दोस्तों। कब? जब प्रकाश जो है डेंस मीडियम से रेयरड मीडियम की ओर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 68 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण जो है सबसे कम विचलित होता है, वह है दोस्तों, सबसे कम कौन सा विचलित होता है दोस्तों? तो लाल होता है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा कौन होता है दोस्तों? तो बैंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 जो है दोस्तों, चालक की लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों चालक की लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध भी दोस्तों बढ़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और घटाने पे घटेगा, मतलब सीधा एक तरह से संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? तो सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? गैस का समीकरण बोलते हैं दोस्तों, गैस इक्वेशन बोलते हैं। एक और नियम आता है इसके अंतर्गत दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसाक्स लॉ भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये पी वी बराबर NRT से निकलता है सब समीकरण, ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो किस विधि द्वारा निकालते हैं दोस्तों? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा निकालते हैं दोस्तों। समुद्र के जल से नमक कैसे बनाते हैं? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा बनाते हैं। अब कहता है कि एक्वा रीजिया में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? इसको दोस्तों आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए और इसको किसी भी हालत में याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक्वा रीजिया कितना अनुपात में दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है दोस्तों 1 रेशियो में होता है, और नाइट्रिक अम्ल जो होता है 3 रेशियो में होता है। कहने का मतलब है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 30 ml लिए तो नाइट्रिक अम्ल कितना लेना पड़ेगा? 90 ml लेना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों एक्वारेजिया एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें दोस्तों अगर आप सोना को रख दीजिएगा तो सोना को गला सकता है। समझिए कि इंसान का क्या हासिल करेगा दोस्तों अगर उसमें डालिएगा तो। 2 खतरनाक एसिड को मिला के बनाया जाता है एक्वारेजिया, ठीक है दोस्तों। अगर मुँह पे किसी का छीट दिया जाता है तो ज़िंदगी भर क्या होता है, उसका शक्ल खराब हो जाता है। और उसमें भी दोस्तों 2 खतरनाक एसिड मिलाया गया है, उससे बनता है एक्वारेजिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, विद्युत का सुचालक अधातु है दोस्तों, विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा दोस्तों? तो वो होगा आपका ग्रेफाइट होगा दोस्तों,
ठीक है। ग्रेफाइट जो है दोस्तों कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखिएगा। कार्बन का अपरूप है दोस्तों, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन्स, दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75 पे। एक द्रव अधातु है दोस्तों, एक द्रव अधातु क्या है दोस्तों, तो ब्रोमीन जो है दोस्तों एक द्रव अधातु है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉन मेटल है और दोस्तों लिक्विड है, ब्रोमीन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76 पे। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों, तो पिच ब्लेंड जो है दोस्तों किस धातु का अयस्क है, तो वो है यूरेनियम का अयस्क है दोस्तों। इसका आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, U3O8 होता है दोस्तों, क्या होता है, U3O8 होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77 पे। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इसकी खोज जो है दोस्तों हेनरी बेकरेल ने किया था। किसने, हेनरी बेकरेल ने किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों उसमें एक पॉइंट का थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, उसको क्लियर कर लीजिए। रेडियो सक्रियता का जो खोज था वो हेनरी बेकरेल ने किया था, लेकिन रेडियो सक्रियता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है दोस्तों मैडम क्यूरी ने किया था। बात है क्वेश्चन नंबर 78 पे। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों, तो वो लिया गया है दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। किसके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। बात है क्वेश्चन नंबर 79 पे। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो किसके द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों। राज्यपाल को पद की शपथ जो है दोस्तों किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को के द्वारा दिलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 159 के अनुसार। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 पे। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, इसको दोस्तों 5 स्टार मार्क कर लीजिए। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों पंचायती राज कितना 73वां और 74वां जो है दोस्तों उसमें नगर निगम में जो पंचायत वगैरह होते हैं, जो चुनाव उनाव होता है दोस्तों, वह 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, तो किसको प्रस्तुत करनी होती है दोस्तों, तो ये जो प्रस्तुत करनी होती है राष्ट्रपति महोदय को करनी होती है, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 82 पे। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है दोस्तों, तो किस अधिनियम के द्वारा की गई दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई दोस्तों। अपना जो संविधान है उसमें 70% जो है हूबहू ना यह भारत सरकार अधिनियम 1935 को लिया गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 पे। कह रहा है कि क्या मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, तो किस पे दोस्तों, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार पे। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा, मतलब रीथिंकिंग करेगा। बात है क्वेश्चन नंबर 84 पे। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, कौन है दोस्तों, तो वो है दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय। अब आता है क्वेश्चन नंबर 85 पे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, तो किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, तो वो रहते हैं दोस्तों राज्य के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86 पे। महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया, तो इसको भी दोस्तों आप स्टार मार्क मार सकते हैं, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को दोस्तों महालनोबिस मॉडल बोला जाता है दोस्तों। ये बहुत ही बड़े मतलब क्या थे, एक तरह से इकोनॉमिक्स के ज्ञाता थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था, तो 56 से 61 में हुआ था। और पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 हुआ। तीसरा जो था 61 से 66 हुआ। और उसके बाद 66 से 69 जो है दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार में रूलिंग प्लान आ गया था दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 पे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है दोस्तों, तो बताइए किस राज्य में है, तो दोस्तों बोल रहा है कि बिहार में है, कि उत्तर प्रदेश में है, कि मध्य प्रदेश है, कि इनमें से किसी में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है तो वो थी दोस्तों 2011 के अनुसार अपना हिमाचल प्रदेश में, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। तो दोस्तों इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है दोस्तों, तो बिहार का जो विकास है कितना रहने का अनुमान है दोस्तों, 15.24% दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89 पे। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है दोस्तों किस राज्य में होता है, प्रति हेक्टेयर बोल रहा है दोस्तों, फिर ध्यान रखिएगा। इन्हें बोलिएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन दूसरे राज्य में होता है, प्रति हेक्टेयर दिया गया है।
तो उसके हिसाब से दोस्तों पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे दोस्तों। इसमें जो है अभ्यारण्य दिया गया और किस राज्य में है उसके बारे में बताया गया है। तो जिम कॉर्बेट किसमें है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट जो है दोस्तों आपके उत्तराखंड राज्य में है। इसी को दोस्तों एली नेशनल पार्क भी बोला जाता था एक समय में। बांधवगढ़ जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। दम्फा जो है दोस्तों मिजोरम में है और रणथंभौर जो है दोस्तों आपके राजस्थान में है। तो इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा दोस्तों सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 91 पे। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो किन क्षेत्रों में होती है दोस्तों? तो सर्वाधिक वर्षा जो है दोस्तों भारत में पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। मेघालय का जो दोस्तों एक मासिनराम जगह है दोस्तों, जहाँ पे दिन में एक बार वर्षा फिक्स होना, मतलब भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वहाँ वर्षा होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 92 पे। रिंग ऑफ फायर कैसे अभिप्राय है? रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो रिंग ऑफ फायर से भी क्या अभिप्राय है दोस्तों? प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र जो होता है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 93 पे। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है दोस्तों लगभग आपको बोल सकते हैं 14। भूमध्य रेखा जो है दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं 14 नहीं दोस्तों 13 राज्य से होकर गुजरती है। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा क्लोज ऑप्शन दिया गया, इतना क्लोज ऑप्शन बीपीएससी नहीं सेट करती है इस तरीके से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 94 में। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा कौन है बताइए दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए ठंडी जलधारा कौन है दोस्तों। देख लीजिए हर सेट में जलधारा से क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका ट्रेंड समझिए, ठीक है दोस्तों, ट्रेंड समझिए। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौन सी ठंडी जलधारा दोस्तों? तो फॉकलैंड जो है दोस्तों, फॉकलैंड जो जलधारा जो है दोस्तों गर्म जलधारा है। तो क्वेश्चन कह रहा है आंसर क्या है दोस्तों? फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा। तो इसको दोस्तों इसमें जो सब जो है सब का सब जो है दोस्तों ठंडी जलधारा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 95 पे। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है दोस्तों? तो कैस्पियन सागर से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है? तो वह दोस्तों इराक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इराक जो है दोस्तों कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। अभी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कैस्पियन सागर किस किस देश में लगभग आप सीमा बनाता है, तो हो जाता है, आपको ध्यान रखिए, लिख लीजिए। आपका हो जाएगा रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। 5 जो है देश से सीमा साझा करता है और इराक से साझा नहीं करता। ईरान से करता है, देखिए दोस्तों, ईरान से करता है, कजाकिस्तान से करता है, तुर्कमेनिस्तान से करता है, अजरबैजान से करता है और रूस से करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 96 पे। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो किस जिला की जो लंबाई है दोस्तों बिहार के, बताइए दोस्तों। तो हो जाएगा आपका पूर्णिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97। कारण निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जो है पाइराइट पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाइराइट कहाँ पाया जाता है दोस्तों बताइए। तो सर्वाधिक जो पाइराइट है दोस्तों आपका बिहार जिला में पाया जाता है। बिहार में भी दोस्तों किस जिला में, सॉरी दोस्तों, बिहार राज्य में पाया जाता है। और बिहार के दोस्तों लगभग कैमूर और रोहतास जिला जो है दोस्तों पाइराइट के लिए एकदम फेमस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 98 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है दोस्तों? तो है गोपालगंज का। गोपालगंज का दोस्तों लिंगानुपात बहुत अच्छा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लगभग 1021, मतलब 1000 लड़का पे 1021 लड़कियां हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग, समझ रहे हैं दोस्तों, जल मार्ग बोल रहा है, वाटर वे, ठीक है, और नेशनल मतलब हाईवे नहीं बोल रहा, ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है दोस्तों जलमार्ग 1 है दोस्तों, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के से होते हुए दोस्तों हल्दिया जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इलाहाबाद से हल्दिया जाती है दोस्तों आपका बंगाल में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। शून्य रेखा कहलाती है दोस्तों, शून्य रेखा कहलाती है, किसको कहते हैं दोस्तों? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो शून्य रेखा कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो हमको सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों तो आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर रोक देते हैं। जय हिंद, जय भारत।